हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, उपेंद्र सिंह की बुक की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे इंट्रोडक्शन वाला। अब दो बॉक्सेस हम लोगों को देखने हैं ना, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर छोड़ दिया था। तो छोटा सा एक ये लेक्चर बनाते हैं जिसमें हम लोग इन बॉक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला बॉक्स जो हमारे सामने है वो साउथ एशिया के लैंडस्केप्स के बारे में बात कर रहा है कि पहले वो कैसे थे और आज कैसे हैं। ठीक है, साउथ एशिया से आप क्या समझते हो? साउथ एशिया साउथ एशिया अपने आप में वैसे क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट माना जाता है वो, है ना। अगर आप जब सिक्स क्लास की दोस्तों हिस्ट्री पढ़ते हो, एनसीईआरटी, वहाँ पर साइड में एक ना बॉक्स गिवन होता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि कभी भी हम दुनिया में कहीं पर भी ये वर्ड यूज़ नहीं करते। मैंने आपको अपने लेक्चर में भी बताया था। कॉन्टिनेंट वर्ड तो आप जानते हो, लेकिन सब कॉन्टिनेंट वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जब साउथ एशिया के बारे में बात करते हैं तो हम उसको सब कॉन्टिनेंट या फिर इसके आगे एक प्रीफिक्स लगाकर हम लोग बात करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट? इसके पीछे कोई मुझे रीज़न दे सकता है? सबसे पहले मुझे ज्योग्राफी बताओ, ये क्या है, कहाँ पर है ये एरिया? नहीं, साउथ एशिया में तो है, लेकिन कहाँ है ये एरिया जिसको हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर साउथ एशिया बोलते हैं? क्या है ये? क्या कह रहे हो? इक्वेटर के ऊपर? देखो, ये अपना इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान से कहानी शुरू होती है, ठीक है। ये सर नीचे श्रीलंका था, ठीक है। सिंपल, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है दोस्तों, ये है अपना इंडिया। मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट के साउथ एशिया क्या होता है, या फिर जिसको आप समझते हो, सुनते हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या चीज़ है। ध्यान से समझना, ये है भारत। और भारत के आसपास जो भी नेबर्स हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, ये सारे आते हैं साउथ एशिया की डेफिनेशन के अंदर। आपको लगा होगा सर, ऊपर आप चाइना को भूल गए। चाइना दोस्तों इंक्लूड नहीं करा जाता साउथ एशिया की डेफिनेशन के अंदर। अगेन देखो, प्रिसाइसली कोई साउथ एशिया कोई बॉर्डर या फेंसेस लगाकर कोई बाउंड्री को डिनोट करने के लिए टर्म नहीं होती है। ये जो टर्म होते हैं ना कि इनमें इस रीजन में या फिर इस टर्म इस कंसेप्ट में कौन कौन सी ग्रुपिंग कंट्रीज आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जब दोस्तों आप बोलते हो ये वर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तब भी हम सेम चीज़ को डिनोट करते हैं कि इंडिया और आसपास की उसकी जो कंट्रीज हैं, जहां पर पूरा का पूरा आप लैंड रूट के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हो, वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, वाई सब कॉन्टिनेंट?
वाई? बिकॉज भारत और उसके आसपास की ये जो ऊपर की साइड पर जुड़ी हुई कंट्रीज हैं, यहाँ पर सारी कंट्रीज में लैंड रूट के भरोसे जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता है, बताओ? या डू यू नीड एनी वाटरवेज और एयरवेज स्पेशली? पानी का रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा क्या इनमें से किसी भी देश जाने के लिए, या फिर हम लोग कदमों पे चलकर जा सकते हैं? सारे के सारे ऊपर वाले देश जा सकते हैं ना? अब देखो दोस्तों, अगर आप इन सबको जोड़ दो, यहां से 1 मिनट के लिए मैं श्रीलंका को हटा देता हूं, अगर आप इन सबको जोड़ दो, ये सारी चीजें हटाओ, वो डेफिनेशन में नहीं आता निर्वैर, अभी बताया था, बहरे हो। अभी तो बताया वो पॉलिटिकल कंसेप्ट है क्या? बंदी की गोद में लेट के लेक्चर सुन रहे हो क्या? वो पॉलिटिकल कंसेप्ट है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो देखो, ये जो ऊपर की सारी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, यहां पर हम लोग लैंड रूट से जा सकते हैं। अब ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, इसका जो साइज है, वो इतना वास्ट है कि उसको एक अपने वास्टनेस की वजह से, अपने जोग्राफिकल एक्सपेंशन की वजह से एक कोनोटेशन मिलती है, यानी कि एक टैग मिलता है कि जितना बड़ा एक कॉन्टिनेंट होता है उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन इंडिया और उसके आसपास की ये सारी कंट्रीज ऊपर की साइड जहां पर लैंड रूट के रास्ते जाया जा सकता है, वो लगभग एक कॉन्टिनेंट की साइज की है। तो ये जो सब वर्ड है ना, ये एक प्रकार से इसी टर्म को डिनोट करता है, लगभग, यानी कि ऑलमोस्ट दिस साइज ऑफ अ कॉन्टिनेंट, ऑलमोस्ट दी साइज ऑफ अ कॉन्टिनेंट। आज के बाद क्लियर हो गया सारी चीजें, बताओ हाँ या ना? क्लियर है निर्वैर, कोई डाउट? फैका? ठीक है, तो साउथ एशिया और ये जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये आपको सब पता लग गया होगा। ठीक है, अच्छा, एक टर्म और जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ उसको। आप एक टर्म और सुनते होगे जिसको आप जानते हो विद द नेम ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये क्या होता है? नहीं नहीं, तो ये है क्या? वो तो मेरे को भी पता है कि इंडोनेशिया वाला, थाईलैंड, बर्मा, ये सारा, कैम्बोडिया, लाओ, पीडीआर, ये सारा रीजन है। हाँ, एशिया का साउथ ईस्ट पार्ट। देखो, इसको ना हम लोग पॉलिटिकल साइंस में या हिस्ट्री में एक्सपर्ट्स के थ्रू अगर हम लोग बात करें, वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि आप इंडियन ओशन का अगर रूट पकड़ोगे ना, तो उसमें, ध्यान से समझना, बिल्कुल सतर्क होकर सुनना, इंडियन ओशन का जब आप रूट पकड़ोगे तो उसमें साउथ एशिया का जो ओशनिक एक्सपेंशन होता है, या फिर
वाटर साइड जो एक्सपेंशन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट, लेकिन साउथ ईस्ट देखना कहां से, हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखनी कहां से है? फ्रॉम दी टिप ऑफ इंडिया, particularly southernmost tip of India, कन्याकुमारी या फिर तमिलनाडु। हाँ, सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया कह सकते हो, टिप तो एक अलग चीज है। सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो अगर हम देखें, ये होती है दोस्तों चार डायरेक्शन। देखो, आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ जानते हो, लेकिन मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इस बुक के अंदर कोई भी, जैसा कि मैं हर बुक के साथ इंसाफ करता हूँ, मैं कोई भी एक सिंगल फॉल्ट छोड़ना ही नहीं चाहता कि कोई भी मेहनत आपको करनी पड़ जाए। मैं, आप में से जितने लोग फाउंडेशन कोर्स में, उनको ये मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। आप बस सुनो लेक्चर को, मल्टीपल टाइम सुनो जब आपको डिलीवर कर दिया जाता है, और आप प्रिसाइज नोट्स बनाओ और इंटेंस रिवीजन करो, ठीक है। खुद से कुछ सर्च करने मत बैठ जाना, ज्ञानी बनने मत बैठ जाना। सीरियस नोट पे बता रहा हूँ, वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ ईस्ट मतलब ये वाला इलाका, हाँ या ना, है ना। अब अगर हम इसको देखें, एक मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को मिटाते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, वरना आप लेक्चर दोबारा देख लेना स्क्रॉल करके मैंने क्या लिखा था सब। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पर एक चीज़ बनाने के लिए। इसको भी मिटाते हैं, एक मिनट। अगर आप देखो, ये था आपका श्रीलंका। फिर अगर आप इस रीजन में आते हो, ये आपकी सदर्न साइड, ये साउथ एशिया की ईस्टर्न साइड। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो ये कुछ यहां लाई करना चाहिए, है ना। और बिल्कुल यही लाई करते हैं। ये सारी की सारी आइलैंड कंट्रीज हैं, जो कि आपको यहां देखने को मिलती है। साउथ एशिया का, जैसे साउथ एशिया का रीजन है, साउथ एशिया एक रीजन है, उसी प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया भी एक रीजन है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या यहां पर इन दो रीजन्स की अपनी अपनी रीजनल अलायंसेस हैं? बिल्कुल है। साउथ एशिया की रीजनल अलायंस का नाम क्या है? शाबाश। किसने बोला ये? अच्छा, शाबाश खुशी, क्या खुशी दी है तुमने मुझे।
सार्क। सार्क की फुल फॉर्म? खुशी, सार्क की फुल फॉर्म? यस, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। साउथ ईस्ट एशिया का कोई रीजनल अलायंस? आसियान। आसियान की फुल फॉर्म? गुड, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज एनरिच कर देता हूं जब बात यहां पर चल ही रही है तो। ठीक है, जस्ट अ मिनट। 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक जो हम पढ़ते हैं, है ना, ये वो है। और इसके अंदर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4। यस, आप आसियान का फ्लैग देखना और कुछ चीज़ें समझना और नंबर ऑफ कंट्रीज देखना उसके अंदर। ये रहा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। एक पैराग्राफ पढ़ाता हूं, थोड़ा सा आपको ज्ञान मिलेगा। आसियान 1967 में स्टैब्लिश हुआ था। टोटल उसके अंदर 10 कंट्रीज हैं उसकी मेंबर्स। याद रखना, मैं साउथ ईस्ट रीजन, साउथ ईस्ट एशिया के रीजन की बात नहीं कर रहा हूं, हम यहां पर अभी रीजनल ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। ओके, टोटल 10 कंट्रीज हैं वहां पर। लेकिन जब इनिशियली 1967 में आसियान एज अ ऑर्गेनाइजेशन बना था तो 5 कंट्रीज ने साइन करा था। ठीक है, एक एग्रीमेंट विच इज फेमसली नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी दोस्तों? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है। उसके बाद 5 और कंट्रीज ने इसको ज्वाइन करा और उन कंट्रीज के नाम है, ये कंट्री आप शायद से पहली बार सुन रहे होगे जो मैं नाम बोलने जा रहा हूं। ब्रूनी दारुसलाम, वियतनाम, इस कंट्री का नाम आप शायद से पहली बार सुनने जा रहे होगे। कंट्री का नाम है लाओ पीडीआर। लाओ पीडीआर। अब पीडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पीडीआर की दोस्तों फुल फॉर्म होती है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर है म्यांमार, जिसका पुराना नाम था बर्मा, और कैम्बोडिया। ठीक है। इन कंट्रीज के अंदर ज्यादातर फाइ का कौन सा रिलीजन हमें देखने को मिलता है? बुद्धिज्म। और दोस्तों ये है आसियान का फ्लैग, ये है आसियान का लोगो, आसियान का फ्लैग। यहां पर ये जो बीच में येलो येलो कलर से आप देख रहे हो ना, ये है स्टॉक्स ऑफ पैडी। चावल के चावल की जब हार्वेस्टिंग नहीं हुई होती है तो खेतों में जैसे वो डंडी की तरह उसमें लगकर सीधा खड़ा रहता है, ये है। और ये कितने गिनती के यहाँ पर, ये येलो येलो कलर के, ये 10 बन रखे हैं जो कि किसको सिंबलाइज करते हैं? 10 मेंबर्स ऑफ आसिया। ठीक है। और ये आसपास इनके सर्कल किस चीज का है? तो ये है, अरे एक मिनट निर्भर, मैं बोल लूँ या तुम ले लो लेक्चर्स। ये 10 स्टॉक हैं जो पैडी के राइस के, वो रिप्रेजेंट करते हैं 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, विच आर बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड
सॉलिडेरिटी, ठीक है। और ये सर्कल सिंबलाइज करता है आसियान की यूनिटी को, आसियान की यूनिटी को। ऐसे अगर आप देखोगे ना तो यहां पर सर्कल तो नहीं, लेकिन यू के फ्लैग के अंदर आपको ये स्टार्स देखने को मिलेंगे। कहां गया हीरा? तो सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स, सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स स्टैंड्स फॉर सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी बिटवीन पीपल्स ऑफ यूरोप। यहां पर 12 स्टार्स हैं क्योंकि यूरोप के अंदर जो 12 नंबर होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है 3 चीज़ों के लिए। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको स्टेट पीएससी वगैरह या फिर यूजीसी नेट जैसे पेपरों में, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट जो आपका यूजीसी नेट में होता है। स्टेट पीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि यूरोप के अंदर 12 नंबर की क्या सिग्निफिकेंस। जब आप कहोगे ये करंट अफेयर में कहीं होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, भाई सब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर होता है। सॉरी, स्टैंडर्ड बुक्स नहीं, सब कुछ बेसिक बुक्स के अंदर होता है। इट हैज़ 12 स्टार्स एज द नंबर 12 इज ट्रेडिशनली द परफेक्ट सिंबल ऑफ 3 चीज़ों का, परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। 12 नंबर ये रेलेवेंस रखता है यूरोप में, ठीक है। समझ में आया? फायका नॉलेज एनरिच हुई, ठीक है। देखो पेपरों के अंदर ना फिर देखो ऐसी चीज़ें जब ये आती है ना, आप जैसे कोई सा भी पेपर दे रहे हो, आप लोग मान लो कि स्टेट पीएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो जिसके लिए जनरली उपेंद्र सिंह की बुक्स बच्चे पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इतना डेप्थ में जाकर आ जाएगा, फिर आपको लगेगा यार पता नहीं हमारी बुक में था कि नहीं था, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट तो नहीं आ गया। भाई एग्जामिनर ये जानता है कि जो बच्चे रट्टू तोते होते हैं वो 5-6 साल लगाकर ये पूरी के पूरे टेक्स्ट को चाट लेंगे, लेकिन इस शब्दों के ऊपर कौन कितनी मेहनत कर रहा है। अब मेहनत इन द सेंस ये थोड़ी ना गूगल से जाके कुछ भी सर्च करने लग जाओ, मैंने ये थोड़ी ना कि गूगल से जाके हर कुछ मैं पढ़ने लग जाता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड फीलिंग है कि मेरे को 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटीज के वर्ड टू वर्ड याद है, मुझे पेज नंबर याद है, मुझे ये भी पता है कौन सा टेक्स्ट क्या कहता है, ठीक है, और कहाँ कौन सी लाइन के अंदर कॉमा लगा हुआ है। तो इतनी नॉलेज के बाद ना फिर ऊपर इसके बियॉन्ड कुछ करने को रह नहीं जाता, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। लेकिन ये करने के लिए आपको कम से कम 2.5 से 3 साल लगाने पड़ते हैं अगर आप बिना गाइडेंस के काम कर रहे हो, एंड अगर आपको एक सिंसियर कोई ट्यूटर मिल रहा है, या फिर आपका बचपन में किसी टीचर ने, स्कूल के टीचर ने बेस स्ट्रॉन्ग करवाया था, ट्यूशन टीचर ने बेस स्ट्रॉन्ग करवाया था, या खुद से आपने कॉलेज के दिनों में यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए इतनी मेहनत कर रखी है कि सबसे ज़्यादा प्यार आपने शुरुआती दिनों में, शुरुआती महीनों में एनसीईआरटी से कर रखा है, या आपने कोई अच्छी कोचिंग मिल गई जो कि सबसे पहले वो लोग एनसीईआरटी पे फोकस करवा रहे हैं 6 से लेकर 12 तक, आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में बता रहे हैं कि 8 महीने तो इसी पे लगाओ, 4 महीने स्टैंडर्ड बुक्स पे लगाना है, या फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे टाइम नहीं भी लगाना, तभी जाकर आपकी नैया पार हो सकती है, तब जाकर आप कोई ना कोई एग्जाम निकालने के केपेबल बनोगे लाइफ में, ठीक है। बिना उसके जितनी मर्जी तेजी दिखाते रहो, आप जल्दी जल्दी भागते रहो, आप भी यहीं बैठे रहोगे और बाकी प्रिपरेशन करने वाले भी जो जिनकी अप्रोच गलत है वो भी वहीं आपको आपके साथ ही मिलते रहेंगे। जितने मर्जी साल लगा लेना चाहे, किसी भी एग्जाम पे लगा लेना, जहां रश आपको दिखाना चाहिए वहीं आप नहीं दिखाते, और वो है अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। साउथ एशियन लैंडस्केप्स देन एंड नाउ, ठीक है। चलो अब लेट्स हिट द बुल्स आए, डायरेक्टली बात करते हैं टॉपिक के बारे में। हिस्टोरियन प्रणय लाल जी हमें बताते हैं कि अगर आप दक्षिण भारत से नॉर्थ मोस्ट इंडिया की तरफ जाओगे, बेंगलुरु से जम्मू की तरफ जाओगे, तो लगभग आप 2700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो इस जर्नी में। लेकिन ये डिस्टेंस तो कवर आपका हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, लेकिन अगर आप ध्यान से एक्सप्लोर करो भारत की जर्नी को फ्रॉम बेंगलुरु टू जम्मू, प्रणय लाल जी का कहना है कि आप इसके अंदर 3 बिलियन साल पुरानी अर्थ की हिस्ट्री को देख सकते हो, जस्ट आप गाड़ी से, ट्रेन से, जहां से भी आप ट्रैवल कर रहे हो, खिड़की से अपना सर बाहर निकाल के, ठीक है। सबसे पहले नंदी हिल्स। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नंदी हिल्स कहां पर है।
बेंगलुरु के पास है। तो दे बिलोंग टू अ रॉक फॉर्मेशन नोन एज धरवाड़ क्रेटर, जो आज से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले बनी थी, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स माने जाते हैं भारत के अंदर। ऊबड़ खाबड़ ग्रेनाइट रॉक्स की टेरेन जो बनी हुई है नियर रामनगर, बेंगलुरु के पास, जहां पर फेमस 1970 के दशक की मूवी शूट हुई थी शोले, ठीक है, अमिताभ बच्चन, गब्बर। इट वॉज फॉर्म्ड अबाउट 2.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो मैं पहले आपको ये दोनों जगह दिखा देता हूँ। वैसे यहां पर दे रखा है ये रहा रॉकी टेरेन एट रामनगर, ये ग्रेनाइट हिल्स है। तो हिस्ट्री जो है अर्थ की, इट इंक्लूड्स मैसिव टेक्टोनिक मूवमेंट्स। टेक्टोनिक मतलब प्लेट की जो मूवमेंट्स होती हैं, मूवमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। अगर आप देखो, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और ईस्ट एंटार्क्टिका, ये तो एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट हुए। ये अपने आप में एक कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी ऑस्ट्रेलिया। वेयर इज मेडागास्कर? अफ्रीका, है ना, एक आइलैंड है, एक्सटेंशन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, है ना, समुद्र में पाया जाता है। और ईस्ट एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका भी अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है ना। इज एंटार्क्टिका फिट फॉर ह्यूमन बींग्स टू स्टे देयर? वो गृहस्थी बसाए अपनी, वहां पर जाकर घर वर बनवाए? नहीं, है ना। तो बात करते हैं यहां पर फिर से। इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और ईस्ट एंटार्क्टिका इतिहास में एक बार, जियोलॉजिकल इतिहास में, और जियोलॉजिकल इतिहास में आपको बता चुका हूं कि छोटे से छोटा टाइम पीरियड भी वहां पर 10,000 से 50,000 साल पुराना होता है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर ये सारे के सारे पुराने समय में एक बहुत बड़े, एक सिंगल लैंडमास का पार्ट थे। टर्म पे फोकस करना, सिंगल लैंडमास का पार्ट थे, जिसको आप ज्योग्राफी में अक्सर जानते रहते हो। जियोलॉजिस्ट इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। सुना है इस टर्म सबने? ठीक है। थिरुवल्लुवर रॉक एट कन्याकुमारी, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इट इज द पॉइंट एट विच दे ब्रोक अवे एज द रिजल्ट ऑफ, मतलब ये जो सारे के सारे कंट्रीज अलग हो गई ना एक दूसरे से, एरियाज अलग हो गए। क्या हुआ था? थिरुवल्लुवर रॉक जो है कन्याकुमारी के अंदर, ये ऐसे बनी थी, ये तो मतलब टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से इधर उधर हो गए थे। थिरुवल्लुवर जो रॉक है कन्याकुमारी में, तमिलनाडु के अंदर, जो सदर्न मोस्ट टिप है हमारे इंडिया का, तो इट इज़ द पॉइंट जहाँ पर ये अलग हो गई थी, ये टिप। पास्ट में 3 बहुत बड़े वॉल्केनिक इरप्शंस यहाँ पर हुए थे, लगभग आज से 180 मिलियन से लेकर 80 मिलियन साल पहले, ठीक है। द डिस्कवरी इन 2000 ऑफ इंडियन पर्पल फ्रॉग, ये अक्सर न्यूज में भी रहता है, और इसका साइंटिफिक नेम है नासिका। टर्म को तोड़ तोड़ के पढ़ो, नासिका बैट्रेचस साहिद्रिनसिस, ठीक है, नासिका बैट्रेचस साहिद्रिनसिस। तो ये दिखता कैसा है ये मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन पर्पल फ्रॉग, इसका साइंटिफिक नेम क्या आ सकता है आपके एग्जाम्स में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आ सकता है, यूपीएससी ऐसा कर चुका है। ये होता है इंडियन पर्पल फ्रॉग। हाँ, ये गेंडा वाला फ्रॉग है ना, इसका कलर पर्पल जैसा, ठीक है। इसकी डिस्कवरी हुई थी 2000 साल 2000 में इन नीलगिरीज, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज इसका एक क्लोज रिलेटिव जो फ्रॉग है वो हमें सेचेल्स में देखने को मिलता है, विच इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। कंट्री मानी जाती है वैसे सेचेलिस, या फिर सेचेल्स, कई लोग इसको कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन अगेन डजेंट मैटर। इसका मैप दिखाता हूँ मैं आपको। ये अफ्रीका, अगर आप यहाँ देखोगे ना, इधर
ये है सेचेलिस। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन अबाउट 1600 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑफ केनिया, और केनिया भी कंट्री है ना। अब एक बात बताओ मुझे, हमें से क्या इंटरप्रिटेशन मिलती है? जैसे ये बात हो रही है यहाँ पर नासिका बेट्रेचस साइड्रेनिसिस की, यानी कि इंडियन पर्पल फ्रॉग की। इसकी एक स्पीशी भारत के अंदर है और दूसरी सेशेल्स के अंदर है। ठीक है, और डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है दोनों एरियाज के बीच में, और स्पेशली शॉकिंग बात यह है कि यहां पर पानी है दोनों के बीच में इतना। अब क्या होता है, जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी या पीएमएफआईएस एनवायरनमेंट पढ़ाई थी, उसमें एक चैप्टर था बायोडाइवर्सिटी, और एक चैप्टर और था जिसके अंदर हम लोग अलग अलग टर्म जानते थे, इवोल्यूशन है ना, एक्सटेंशन, स्पीसिएशन है ना, जिसमें वो सारी की सारी टर्म्स थी। तो उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको पीएमएफआईएस में, ज्योग्राफी में, बहुत सारी जगह पर मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि जब हम ये बात करते हैं दोस्तों कि गोंडवाना लैंड नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है, तो सारे कॉन्टिनेंट मतलब सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से ज्वाइंट थे। आज जो हमें तितर बितर होकर दुनिया में 7 अलग अलग टुकड़े देखने को मिलते हैं पत्थर के, वो एक समय पर इकट्ठा एक ही सिंगल लैंडमास थे। इसका प्रूफ इस बात से भी है कि बड़ी सारी लिजार्ड की जो स्पीशी हैं, ठीक है, वो हमें दुनिया की इस कंट्री में, मतलब इस कोने में देखने को मिल रही है, और सेम उसकी प्रजाति हमें इस कोने में देखने को मिल रही है, जिसके कहीं ना कहीं डीएनए के जो ट्रेसेस है वो मैच कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि साउथ अमेरिका के अंदर कोई स्पीशी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की स्पीशीज से मैच कर रहा हो उसका डीएनए? ये तभी संभव है। अब वो तैर वैर के इतना लंबा समय तय करके तो जाएंगे नहीं, और वो पहुंच गए सही सलामत, और वो इस कदर पहुंचे कि उनकी पॉपुलेशन भी वहां पर रेज हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये संभव इसी बात से है कि जब हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट करें कि हाँ, पास्ट में जियोलॉजिकल हिस्ट्री में सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक सिंगल लैंडमास का पार्ट थे, और अगर इन कंट्रीज को अगर आप देखो तो इट वॉज नोन एज गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो दीज डिस्टेंट कजिन्स टेल द स्टोरी ऑफ दीज एंड अदर आइलैंड्स फॉर्मिंग लैंड ब्रिजेस बिटवीन इंडिया एंड मेडागास्कर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो एंड देन गेटिंग सेपरेटेड। ठीक है, लैंड ब्रिजेस मतलब अब ये मत सोचना कि सच में कोई ब्रिज बन रखा था तो ये चले गए। यहां पर राइटर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये एक कॉमन लैंडमास का ही पार्ट थे ये सारे के सारे। ठीक है, इंडियन मेडागास्कर, क्योंकि यहां पर अगर आप देखो स्पीशीज का तो चलो ट्रेस है ही, लेकिन आप कंट्रीज गिनो यहां पर, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ईस्ट एंटार्क्टिका, दे वर वंस अ सिंगल ह्यूज landmass that geologists called as Gondwana land. ठीक है, स्टोरी ऑफ सबकॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स एंड रिवर्स इज द स्टोरी ऑफ चेंज। जैसे हिमालयस जो हैं, दे आर वेरी यंग फोल्ड माउंटेन्स विच आर फॉर्म ड्यू टू 3 मैसिव टेक्टोनिक अपहेवल्स। अपहेवल्स का मतलब ये होता है ये प्लेट आई, ये प्लेट आई। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जब भी 2 प्लेट्स आपस में किस्सियां करने आती हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल सीसी कन्वर्जेंस। और जब ब्रेकअप हो जाता है, एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, कि भाई तेरी किस अच्छी नहीं लगी, तेरा लिप बाम अच्छा नहीं था, तो क्या कहते हैं उसको हम लोग? सीसी डाइवर्जेंस। ठीक है, अब देखो इस किस्सी में जब ये प्लेट्स एक दूसरे को किस करने आ रही हैं, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। या तो ये लैंड मास जो है ये अपलिफ्ट होगा कुछ इस प्रकार से, जैसे हिमालयस हो गए, या तो एक गहराई बन जाएगी, है ना, पढ़ाया था ना ज्योग्राफी में मैंने आपको। या तो वो वैली बन जाएगी एक प्रकार से, या तो एक बड़ा सा पहाड़ बन जाएगा। तो हिमालयस आर वेरी
यंग फोल्ड माउंटेन्स वो चाहते तो नीचे की तरफ भी झुक सकते थे, एक बहुत गहरा गड्ढा बन सकता था, लेकिन यहां पर वर्ड क्या गिवन है, टेक्टोनिक, यानी जो प्लेट्स आपस में किसियां करने आई, उनके अंदर एक अपहेवल देखने को मिला। उन्होंने इस जगह से, इस प्लेट ने और इस प्लेट ने बीच के लैंडमास को ऐसे करके उठा दिया। और ये मैंने बताया था कि A4 शीट से मैंने आपको करके दिखाया था ज्योग्राफी के लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब देखो ज्योग्राफी में जो आपको देखने को नहीं मिलता है वो देखो उपेंद्र सिंह की बुक के अंदर लिखा हुआ है। आपको ये तो पता है कि हिमालय जो है वो आज भी इसलिए राइज हो रहे हैं क्योंकि अभी तक ये जो नीचे दो प्लेट्स हैं उनकी अभी तक किस हो नहीं पाई है। ये दोनों आशिक एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन होंठ से होंठ नहीं टकरा पा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक किसी ना हो जाए तो मौका कौन छोड़े भाई, है ना, तब तक आपस में पास आते जा रहे हैं जब जब इनको टाइम मिलता है। तो जब जिस दिन इनकी किस हो जाएगी, होंठ से होंठ टकरा जाएंगे, ये हिमालयस अपने एपेक्स पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो ज्योग्राफी की बुक आपको बताने में चूक जाती है और जो यहां पर दे रखा वो ये है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो है तीन तीन बहुत बड़े टेक्टोनिक अपहेवल के इवेंट हुए थे, और तीनों ही इवेंट में कोइंसिडेंटली टेक्टोनिक प्लेट्स जब किस्सियां करने आई तो लैंड मास को ऊपर की तरफ ही उठाया, नीचे की तरफ नहीं धकेला। दैट पुश्ड, अब वो तीनों की तीनों ये जो तीनों लैंड ये जो हुए थे मैसिव टेक्टोनिक अपहेवल्स हुए थे, तो इस तीनों इवेंट्स के अंदर ये दो आशिक के नाम के हैं। एक है यूरेशियन प्लेट और वो टकराई इंडियन प्लेट के साथ। ठीक है, पहली आशिकी हुई थी आज से 41 to 32 मिलियन ईयर्स अगो। दूसरी आशिकी 13 and 9 मिलियन ईयर्स अगो। तीसरी आशिकी 4 मिलियन टू 3 लाख साल ईयर्स अगो। ठीक है, ये आपको नंबर से याद नहीं रखने, लेकिन बस ये याद रखना कि 3 बार आशिकी हुई थी, और उसके बावजूद भी 3 बार मीटिंग के बावजूद भी अभी तक इनकी किस नहीं हो पा रही है। वेरी सैड। ठीक है, तो इवेंट्स इन वन एरिया ऑफ द वर्ल्ड कुड हैव एन इम्पैक्ट इन वेरी डिस्टेंट प्लेसेस। कोई भी एक इवेंट अगर दुनिया के एक कोने में होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत दूर दराज के इलाके में हो सकता है। इसका रियल एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं। भारत में बहुत बार हमें अलग अलग जगह पर भूकंप फील होता है, अर्थक्वेक फील होता है, लेकिन उसका केंद्र कई बार कहां पर होता है। जैसे दिल्ली में जब अर्थक्वेक ट्रेमर्स फील होते हैं, झटके फील होते हैं अर्थक्वेक के, उसका केंद्र कहां होता है, भारत के अंदर ही होता है क्या हमेशा? बहुत बार केंद्र पता है कहां पर होता है, अफगानिस्तान, है ना। 2015 में भूकंप के कुछ झटके बिहार के लोगों को भी फील हुए थे, क्योंकि मैसिव अर्थक्वेक कहां पर आया था? आर्यन, बिहार के पास क्या है, कौन सी कंट्री? नेपाल। कह रहा कोई नहीं। तो इवेंट्स इन वन एरिया ऑफ द वर्ल्ड could have an impact in very distant places. About 75,000 years ago, a massive volcanic eruption occurred at what is today Lake Toba in Sumatra. And where is Sumatra Island? Indonesia. यहां पर क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं यहां पर? कौन सी एनिमल स्पीशी? राइनोसेरोस का नाम सुना है ना। तो ठेपरा एश डिपॉजिट्स फ्रॉम दिस eruption, volcanic eruption. Thepra ash deposits from this eruption have been found embedded in river valleys in peninsular India. इसको क्लियर करता हूं जरा इस लाइन को मैं। वॉल्केनिक इरप्शन कहां पर हुआ आज से बहुत साल पहले, 75,000 साल पहले? सुमात्रा, इंडोनेशिया में, है ना। और लेक टोबा में आपको दिखा देता हूं। ये है लेक टोबा।
ठीक है, यहाँ इसके पास हुआ था। अब आप देखो कि जब ये लेक्चर मैंने स्टार्ट कराया था, क्यों मैंने आपको ये पूरा का पूरा कहानी समझाई, अब इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझो। आप बोर हो रहे होगे, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जिनको बहुत रश में वो रहता है कि उपेंद्र सिंह की बुक है, हिस्ट्री पढ़ाओ ना, ये क्या बातें कर रहे हो। तो भाई तुम खुद ही पढ़ लो फिर, ठीक है। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये समझाना बहुत ज़रूरी था। इसकी रेलेवेंस क्या है? पेनिनसुलर इंडिया आपका दक्षिण भारत है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हम, ये है सुमात्रा, ये है सुमात्रा, इंडोनेशिया, ओके। यहां पर हुई वॉल्केनिक करप्शन, यहां पर हुई वॉल्केनिक करप्शन। तो जिस जिस ऐश की दोस्तों ये बात कर रहा है, ऐश का मतलब तो होता है राख। कौन सी ऐश है? ठेपरा ऐश। वो कह रहा है दे आर फाउंड इन द रिवर वैलीज इन पेनिनसुलर इंडिया, दक्षिण भारत के अंदर जो रिवर वैलीज है वहां पर इस ऐश के डिपॉजिट्स, नदियों के अंदर जो स्थल होता है उनका, मतलब बिल्कुल जो फ्लोर होता है वहां पर पाए गए। तो ये ठेपरा ऐश क्या है? आई थिंक इसकी कोई फोटो मिल जाए आपको। यस, ऐसी वॉल्केनिक ऐश होती है नॉर्मल, ठीक है। ये पाए गए हैं। जैसे पानी के अंदर कोई चीज़ समा जाती है तो ऐसा उसका रूप हो जाता है ना, मतलब बिल्कुल ऐसा आप मान लो कि ऐसी मिट्टी हो गई। तो ये पाए गए हैं। अब आप ये कह सकते हो सर हम तो नहीं मानते, अगर पेनिनसुलर इंडिया के अंदर ये वाली ऐश पाई गई है तो हम तो नहीं मानते इसे कि ये ऐश सुमात्रा के अंदर जो वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे 75,000 साल पहले, ये वहां से आई है। तो दोस्तों जियोलॉजिस्ट ने जो पता लगाया वो ये पता लगाया। हाँ, पहले आपके दिमाग में आ सकता है कि हम क्यों नहीं मानते, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ जो आपके दिमाग के अंदर चल सकता है कि सर डेक्कन प्लेट्यू भी तो हमारा पूरे का पूरा ऐसे ही बना है लावा इरप्शन से, वहाँ पर जो ब्लैक सॉइल है। तो वो हो सकता है कि वहाँ पर जो ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी ये उसकी ऐश हो। हम ठेबरा ऐश को उधर से क्यों माने कि वो सुमात्रा से आई है? तो उसके पीछे दोस्तों रीज़न पता क्या होता है? जियोलॉजिस्ट ने जब स्टडी करा तो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो भी हमें ऐश मिली है वो बहुत अलग ऐश है एज कंपेयर टू जो सुमात्रा में वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी वहां से जो ऐश आई है। पेनिनसुलर रिवर वैलीज के पास हमें जो ये ऐश मिली है वो अलग है। वो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर जो इरप्शंस हुई थी उससे काफ़ी अलग है वो ऐश। उसका फॉर्म अलग है, उसका टेक्सचर अलग है, उसकी इंग्रेडिएंट्स अलग है, उसके मिनरल अलग है। तो अब आपके दिमाग में आया होगा सर ये ऐश वहां से उड़कर यहां पर कैसे चली आई? ये वॉल्केनो है, कोई हवाई जहाज थोड़ी ना है। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है तो इसका मतलब आपको ज्योग्राफी की डिस्कशन याद नहीं है मेरी फाउंडेशन कोर्स की, या फिर आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है। कभी कभार कुछ जो वॉल्केनोज होते हैं जो डोरमेंट होते हैं, मैंने आपको बताया बहुत सारे तरीके के वॉल्केनोज, जो डोरमेंट वॉल्केनो होते हैं जो शांत रहते हैं, कुछ सालों में वो इतनी जोर की फटते, इतनी जोर की ब्लास्ट होते हैं कि ऊपर की उनकी कैप उड़ जाती है, उनकी टोपी उड़ जाती है। और ये जो ऐश है ये कभी कभार तो उड़कर, मैंने आपको ज्योग्राफी में अनेकों बार बता रखा है, कभी कभार तो उड़कर दोस्तों ये आसमान को भी चीर कर आगे निकल जाती है। बताया था नहीं वाली बात मैंने आपको? फाइका आपको पता है ये जो ऐश होती है ना कभी कभार इतनी जोर की वॉल्केनो जैसे फटता है ना तो ऊपर की तरफ चली जाती है आसमान में, एटमॉस्फेयर की लेयर में, पता है? यस। अब ये जो ऐश है ये है क्या? ज्योग्राफी इसको कहती है, जैसे ये तो यहां पर नॉर्मल ऐश लिखा हुआ है, ये क्या है? कार्बन बॉम्ब्स हैं या फिर कार्बन सूट के पार्टिकल्स हैं। सूट मतलब SOOT, छोटे छोटे पार्टिकल्स है कार्बन के। ये लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रेवल कर सकते हैं।
इसलिए हमें इनके ट्रेस देखने को मिले पेनिनसुलर इंडिया की रिवर वैलीज में। दिस इरप्शन लेड टू सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस द प्रिसाइज नेचर ऑफ विच आर स्टिल बीइंग डिबेटेड। अब आप, अगर आपको ये वाली लाइन जाननी है, इस इरप्शन को तो छोड़ो कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से इन्वायरमेंटल चेंजेस सर कैसे आ सकते हैं। अब आप कहोगे, आपके दिमाग इतना ही चलेगा कि डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, वहां पर पूरा लावा फ्लो होगा, फिर वो ठंडा होगा, नई तरीके की रॉक्स बन जाएगी, वहां पर एक लेयर बिछ जाएगी, एक परत बिछ जाएगी, कुछ जो जंगल होंगे, जो स्पीशीज होंगे वो मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये चीज़ें आपकी सारी ठीक है, लेकिन दोस्तों आप ये भी तो बताओ ना, जैसे अगर आप ये कह रहे हो, आपका दिमाग ये कह रहा है कि एक लेयर या एक परत जो है वो बिछ जाएगी। जैसे हम डेक्कन प्लेट्यू की बात कर लेते हैं, वहाँ पर जब ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शंस बड़े सारे सालों तक होती रही, तो उसका जो नेचुरल जो रियल सॉइल था वो चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लैक सॉइल के अंदर। तो अभी तक वो जिस प्रकार की वेजिटेशन को सपोर्ट करता था, वो वेजिटेशन को वो सपोर्ट नहीं कर सकता, और अब उसे मजबूरन सपोर्ट करना पड़ेगा। वहां पर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई कि अब वहां पर खेती बाड़ी ऐसी जगह पर हो सकती है कॉटन की, और भी क्रॉप्स की हो सकती है, ब्लैक सॉइल पर और भी क्रॉप्स उगते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, है कि नहीं। अगर वहां पर अभी तक अगर चावल की खेती होती थी, और भी क्रॉप्स की खेती होती थी, अनाज की खेती होती थी, शुगर केन, जूट वगैरह ये सब उगाया जाता था, तो ब्लैक सॉइल होने के कारण बाकी सारे क्रॉप्स नहीं उग सकते। अब वहां पर सिर्फ कॉटन उग सकती है, और या फिर जो ऐसे क्रॉप्स जो ब्लैक सॉइल पर अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स हम देखते हैं, द माइटी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है, इट इज वन ऑफ द माइटीएस्ट इंडियन रिवर्स। मेन रिवर्स में से एक है, ये तीनों इंडिया की मेन रिवर्स हैं। एक कौन सी? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉमनली नोन एज गैंजेस, एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीनों एक्चुअली रिवर्स नहीं है, ये अपने साथ बड़ी सारी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज को लेकर आती हैं अपनी पूरी रिवर कोर्स की जर्नी में। तो हम इनको नॉर्मल रिवर्स नहीं बोलते हैं। आज से आप इनके लिए टर्म सीख जाओ, दे आर नोन एज रिवर सिस्टम्स। रिवर सिस्टम्स, ये जो सिस्टम वर्ड है दोस्तों, रिवर्स के कंटेक्स्ट में जो सिस्टम वर्ड है, ज्योग्राफी के डिस्कशन में, फाउंडेशन कोर्स में अनेकों बार बता चुका हूं मैं आपको, कि तब यूज होता है जब एक रिवर और उसका जो रिवर चैनल होता है, यानी कि जो जर्नी होती है, जब वो फ्लो कर रही होती है रिवर, अपने साथ बड़ी सारी तरीके की ट्रिब्यूटरीज को लेकर चलती है, और उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर आ जाता है हद से ज्यादा वॉल्यूम। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द माइटीएस्ट इंडियन रिवर्स। इट कम्स इनटू इट्स ओन, अपने आप आ जाती है ड्यूरिंग मॉनसून्स, और बारिश के दिनों में उसका पानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, उसके अंदर वॉल्यूम आ जाती है, जो लिखा हो ना, इट्स वाटर स्वेल्स इनॉर्मसली। ठीक है, इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ जाना, एंड इट रिजल्ट्स इन मैसिव फ्लड्स। ब्रह्मपुत्र कौन से रीजन में है वैसे इंडिया में? कहां पर है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, देयर आर नो स्टोरेज डैम्स एंड नो मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन दिस रिवर, यानी कि हम इससे जो बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह से होने वाले डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स को रोक नहीं पा रहे। स्टोरेज डैम्स है नहीं, तो जाहिर सी बात है गांव डूबेंगे, लोगों के घर डूबेंगे, लोग बेघर होंगे। और मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो भाई बिजली जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में, बड़े सारे गाँव में जो नहीं आती है, ये प्रोवाइड करी जो जा सकती है, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र का नेचर ना ऐसा है शिव जी की तरह। क्यों?
जब तक शांत है तो बहुत शांत है, पैसिफिक का मतलब होता है शांति व्यवस्था बनाए रखना। और जब क्रोधित हैं तो बहुत ज़्यादा, तो वॉलेटाइल भी इतनी रहती है, शांत भी इतनी रहती है। तो ये ना बेसिकली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह है, बड़ी अनप्रडिक्टेबल। जो ये रिवर है, इट राइजेस इन द हिमालयन ग्लेशियर्स, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है हमारे देश से होता है क्या, इंडिया से होता है? नहीं। इंडस का? नहीं। गंगा का? हाँ, गंगा का हमारे देश से होता है, ठीक है। तो रिवर राइजेस इन द हिमालयन ग्लेशियर्स, 1100 किलोमीटर की लेंथ जो है वो ट्रैवल करती है। देखो मैंने ना क्लास 9 के अंदर जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसके अंदर चैप्टर नंबर जो 3 है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, वहां पर आपको पूरी जर्नी ट्रेस करवाई थी मयूर, याद है बिल्कुल। एनसीईआरटी को टिल्ट करवाकर पेजेस को, पूरी गंगा यमुना सारी मेजर रिवर्स को मैंने वहां पर कवर करवाया हुआ है, कौन सी कहाँ से राइज होती है, तिब्बत में कौन सी लेक है मानसरोवर, और ये सब वहां से कैसे निकलती है, चाइना में इसका नाम क्या होता है, इंडिया के जब एंटर करती है तो उसका नाम क्या होता है, हो जाता है। फिर मैंने दिबांग के बारे में आपको पढ़ाया था, लोहित के बारे में आपको पढ़ाया था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था इसकी जर्नी कैसे जाती है, बांग्लादेश ने जब ये मर्ज होती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, फाइनली जब ये बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन करती है तब ये क्या होता है, गंगा कैसे निकलती है, इंडस रिवर सिस्टम पूरा का पूरा कैसे निकलता है, मैंने आप उसके अंदर बहुत डिटेल में बहुत बारीकी तरीके से आपको कवर करवा रखा है, ठीक है। इसमें भी यहाँ पर थोड़े थोड़ी ये सब चीज़ें गिवन है, जितना मैं बोल गया आपको ये सारे फैक्ट्स यहाँ पर गिवन है इस बॉक्स के अंदर। तो रिवर राइजेस इन द हिमालयन ग्लेशियर्स, फ्लो सम फ्लो सम 1100 किलोमीटर थ्रू तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, एंड देन इनटू बांग्लादेश। जब ये गंगा से मिलती है, गंगा इस तरफ से आ रही होती है, ये इस तरफ से आ रही होती है, मैंने आपको ये भी दिखाया था, बताया था, ठीक है। तो जब ये गंगा से मिलती है, जिसको लोअर स्ट्रेच में फिर इसका नाम होता है गंगा का, जब पद्मा रिवर, इट मीट्स गंगा एंड मेघना, क्रिएटिंग अ मैसिव डेल्टा विच डिबाउचेस। देखो दोस्तों, डिबाउच का मतलब होता है, डिबाउच का मतलब होता है डिस्चार्ज। रिवर की जर्नी होती है ना, रिवर जहाँ से शुरू होती है, फिर वो चलती है और फिर आ जाता है रिवर माउथ। तो जो ट्रिब्यूटरीज उसके साथ आती हैं, जब वो रिवर माउथ की तरफ जाती है तो वहां पर क्या बन जाता है उनका नाम, जब वो डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना। फैन शेप फैन शेप एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं वहां पर, ठीक है। हर रिवर की जर्नी ऐसी होती है। तो इट डिस्चार्जेस इनटू बे ऑफ बंगाल, फाइनली बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा और जो ब्रह्मपुत्र हैं, दे कैरी मैसिव अमाउंट्स ऑफ सेडिमेंट्स ड्यूरिंग मॉनसून फ्लड्स, मैंने कल भी आपको बताया था एलुवियल डिपॉजिट्स के बारे में। और अब देखना, अनुमान देखना, जो ज्योग्राफी की बुक्स में गिवन नहीं होता यहां पर, यू विल बी सरप्राइज फ्रॉम दिस फैक्ट। ऐसा माना जाता है कि अगर हम गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के लाए हुए डिस्चार्जेस को मिला दें तो कितना निकल कर आता है वो, 13 मिलियन टन्स। लेकिन दोस्तों, पर डे, पर डे टुगेदर दीज टू रिवर्स डिस्चार्ज ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर अमंग द वर्ल्ड्स रिवर, कैरिंग अबाउट 1,70,000 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड इनटू बे ऑफ बंगाल। तो भैया फ्लडिंग हो तो कैसे ना हो, रोकने के लिए कितना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए। लेकिन अगर हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, और इतना जब पानी आ रहा है तो यूटिलाइज क्यों नहीं करा जाता इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के अंदर। आपको जब भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की पोटेंशियल लिखनी हो ना, आप ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के ये वाले फैक्ट्स लिख कर आ जाना इकोनॉमिक्स में, एंड राइटर विल बी इम्प्रेस्ड। और थैंक यू बोलना चाहिए आपको उपेंद्र सिंह की इस बुक को इतने अच्छे बेहतरीन फैक्ट्स लेकर आने के लिए। देखो, दिल लगी तो आपको करनी पड़ेगी। आपके अंदर अगर क्यूरियोसिटी नहीं है,
मन मार मार के अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए भाई हिस्ट्री हिस्ट्री रहेगी, पॉलिटी पॉलिटी रहेगी, सारे चैप्टर आपके लिए घिसे पिटे रहेंगे। तो बेटर ये फिर आप चपरासी के एग्जाम की तैयारी करो, वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर निकल जाएगा। ये फिर इतने ऊंचे ख्वाब मत देखो फिर आप कलेक्टर या कलेक्टर नहीं बनने के। प्यार तो करना पड़ेगा भाई, दिल लगी तो करनी पड़ेगी। ब्रह्मपुत्र जो है इट ड्रेन्स ओवर, ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम भिगाता चलता है कितना लैंड एरिया, जब मतलब भिगाता चलता है, ड्रेन्स ओवर का मतलब ये होता है वो रिवर जहाँ जहाँ से निकलती है तो कितना लैंड एरिया कितने साइज का वो भीगता चलता है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, एंड इट्स कोर्स हैज बीन मार्क्ड बाय न्यूमरस चेंजेस ओवर सेंचुरीज स्पेशली ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। मतलब जैसे प्लेट्स बदलती है ना, तो ये इसकी जर्नी जो होती है वो थोड़ी सी इधर से उधर हो जाती है। अब इसका जो कोर्स है ना, इट इज़ डीपली ब्रेडेड। ब्रेड का मतलब होता है एक औरत, लड़की, कोई भी महिला जो चोटी करती है, आजकल तो लड़के भी करते हैं, ठीक है, तो जो चोटी करी जाती है, चोटी कैसे करी जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसी कुछ इसकी जर्नी है। इसको कहते हैं ब्रेड, चोटी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड। तो ब्रेडेड कोट्स मतलब कमर लचका के, कमर मटका के। इट बिहेव्स लाइक ठुमकेश्वरी, ठुमका लगा लगा के घूमती है, ठीक है। तो इट इज मार्क्ड बाय शैलो मार्शी लेक नोन एज, लोकली नोन एज बील्स, एंड मैनी सैंडी आइलैंड्स नोन एज चार्स। जैसे एक बील बड़ा फेमस है, आई थिंक उसको दीपोर बील कहते हैं, क्या कहते हैं, दीपोर, हाँ दीपोर बील। ये होते हैं बील्स, ऐसे कि थोड़ा थोड़ा लैंड दिख रहा है और वो करके बाकी पानी से ढका हुआ है, ऊपर फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो प्लांट्स बन चुके हैं पूरे के पूरे, बीच में ऐसा कुछ एरिया है, ठीक है। और ये जो सैंडी आइलैंड्स की बात कर रहा था ना आपसे, चार्स, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्स, ये नहीं, चार, ज्योग्राफी, वो कुछ ऐसे होते हैं जो रेत के किनारे होते हैं ना। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ना, चारा, अगर आपको देखना है चार्स क्या होते हैं, बील तो आप समझ गए हो ना, जैसे दीप और बील मैंने आपको दिखाया। मैं आपको चार्स दिखाता हूँ। कौन सी मूवी थी वो पंजाब की, उसका नाम था लेक, दोस्तों जो चार्स है ना, जिसको हम लोग सैंडी आइलैंड्स कहते हैं, ये होते हैं चार्स। ये जो आसपास आप देख रहे हो ना, ये होते हैं चार्स, जहाँ पर रेत है, नदी का पानी भी आ रहा है, ठीक है। ये जिस जगह पर ये खड़े हुए हैं, दिस इज नोन एज चार्स, ओके। ये जो आप पूरा पीछे देख रहे हो बॉर्डर, ये है चार, ठीक है। क्लियर हो गया होगा वो आपको। तो फ्रॉम अर्ली टाइम्स द हिस्ट्री ऑफ असम हैज बीन लिंक्ड विद, इंटरट्विन्ड विद ब्रह्मपुत्र, असम की हिस्ट्री। रिवर हिल्स और फ्लड प्लेन्स जो हैं, दे आर पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एंड डेलिकेट इकोसिस्टम इन ब्रह्मपुत्र एंड असम। वन हॉर्न rhinoceros is today found only on the floodplains of ब्रह्मपुत्र। असम के अंदर मिलते हैं ना, और सिर्फ वहीं मिलते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में, हमने पढ़ा भी था PMFIS में। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, फाइव का ध्यान देना इस फैक्ट के ऊपर। अर्लीस्ट न्यूलिथिक एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इन असम वर लोकेटेड इन द हाईलैंड्स, एंड इट इज ओनली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट मिलीनियम CE that people experimented with agriculture in the floodplains। और न्यूलिथिक एरा किसको मार्क करने के लिए होता है फायका, क्या शुरू हो गया था यहां से, एग्रीकल्चर। तो ये कह रहे कि
ब्रह्मपुत्र रीजन की सॉरी ब्रह्मपुत्र के रिवर चैनल्स की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अर्लीस्ट न्यूलिथिक एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स असम के अंदर आती हैं ब्रह्मपुत्र की वजह से, तभी लोगों ने खेती बाड़ी करना यहाँ पर शुरू करा। ऑल्दो देयर वॉज ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द प्लेन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलीनियम, इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस सेटल्ड एग्रीकल्चर। क्यों? मैंने बताया ना अभी आपको, ये सेटल्ड एग्रीकल्चर डिफिकल्ट क्यों था प्रैक्टिस करना, इसके पीछे रीजन है इसका ब्रेडेड नेचर। और ब्रेडेड नेचर के पीछे रीजन क्या है? टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो चेंज होती रही है, तो इसलिए रिवर ने भी अपनी जर्नी चेंज कर रखी है। इट इज टोटली ठुमकेश्वरी रिवर, ठुमके लगाते लगाते इधर उधर लचक मचक के चलती है, ठीक है। 20वीं शताब्दी तक ऐसा होता रहा। ब्रह्मपुत्रा की जो सेंट्रलिटी है, ठीक है, टू एवरीडे लाइफ इन असम, इट इज रिकॉग्नाइज इन सॉन्ग संग ड्यूरिंग द बिहू फेस्टिवल। तो आपको एक और चीज पता लगी, एक फैक्ट पता लग गया कि असम के अंदर हार्वेस्ट के फेस्टिवल को हम लोग कहते हैं बिहू, ठीक है, बिहू फेस्टिवल। ठीक है, ऐसा नाच गाना और एक कार्यक्रम चलता है यहाँ पर, ओके। अब एक वर्ड मैंने छोड़ दिया जो आपको मैंने नहीं पढ़ाया। ब्रह्मपुत्रा पॉपुलरली नोन एज लुइट। अब ये वर्ड ना आप कहीं सुनोगे नहीं, पूरी यूपीएससी की जर्नी में शायद से कोई कैंडिडेट होगा जो ये वर्ड सुन ले अगर वो उपेंद्र सिंह की बुक ना पढ़े। इसके लिए मैं आपको ब्रह्मपुत्र की थोड़ी सी कहानी बताता हूं। देखो, ब्रह्मपुत्र जो है ना, जब वो चाइना में होती है उसका नाम क्या होता है? यारलुंग या फिर सैंगपो, राइट। कहां पर होता है ये नाम इसका? तिब्बत और चाइना के अंदर। इसको हम लोग असम और अरुणाचल के अंदर, ध्यान से समझना, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अब एपी का मतलब आंध्र प्रदेश मत लिख देना, ठीक है। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत की स्टेट है, ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम लोग ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, आप फेमस नाम तो जानते ही हो ज्योग्राफी की बुक से जो मैं आपको पढ़ाते रहता हूं, लोहित ही जानते हो ना आप अभी तक। लोहित को ही यहां पर कई लोग लुहित बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों शब्दों का मतलब होता है, इन दोनों शब्दों का मतलब होता है ब्लड, ब्लड, ठीक है। अब ब्लड क्यों? भाई यहां की लाइफलाइन है, इस वजह से। जैसे शरीर में से खून निकाल दिया जाए तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा, खत्म सब कुछ। तो ये इधर की लाइफलाइन है। ब्रह्मपुत्र अगर यहां से अपना रुख मोड़ ले तो सारी खेती बाड़ी सब कुछ यहाँ पर बना बनाया सेटअप पूरा खत्म। हालांकि डिस्ट्रक्शन भी काफ़ी करती है जब आती है तो मानसून के दिनों में, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके द्वारा लाए गए एलुवियम डिपॉजिट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी खेती बाड़ी को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो वन ऑफ दीज कंटेन अ प्ली टू द पावरफुल रिवर। जब ये बिहू फेस्टिवल होता है ना, तो लोग यहाँ पर इसके अंदर दरख्वास्त करते हैं, प्रे करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर से। क्या ये कहते हैं, एक पेड़ होता है ब्रह्मपुत्र जो रिवर बैंक है ना, असम के अंदर एक पेड़ उगता है जिसका नाम है बरहमथुरी, बरहमथुरी। तो लोग अपने इस गाने में, इस फेस्टिवल में जब नाच गाना कर रहे होते हैं तो दरख्वास्त करते हैं अपनी लोकल भाषा के अंदर कि जो बरहमथुरी का जो पेड़ है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के रिवर बैंक पर लगता है असम के अंदर, द प्लेस वेयर वी गैदर फायरवुड, जहाँ से हम लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं, इसको वॉश अवे मत कर देना। ओ गॉड ब्रह्मपुत्र, यू विल लूज दोज हु ऑफर यू एरेका नट। लोग यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जो है उस नदी को पूजनीय मानते हैं, और एरेका नट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? सुपाड़ी, सुपाड़ी चढ़ाते हैं चढ़ावे में। तो आप ये यहाँ की एक रिचुअल ट्रेडिशंस को मार्क कर सकते हो, उसका नोट बना सकते हो, ठीक है।
कि लोग अलग अलग प्रकार से कैसे रिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो लोग सुपारी चढ़ाते हैं ब्रह्मपुत्र को। अभी बरमतुरी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, बिहू फेस्टिवल के अंदर ये जो गोरी गोरी लड़कियां नाच रही हैं, हमें इन गोरी लड़कियों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। और वो क्या देखना पड़ेगा? ये वाली थोड़ी सी सुंदर लग रही है मुझे, इसको जूम कर लेते हैं। और यार क्लियर नहीं आ रही इसकी फ़ोटो। मुझे क्योंकि चीज़ दिखानी है आपको ब्रह्मपुरी से। जस्ट अ मिनट। इनको ले लेते हैं। मुझे दिखाने हैं आपको इनके लिप्स। ये जो है ना, ये आप एक नज़र में तो आप कह दोगे लिपस्टिक है, ठीक है, लेकिन ये लिपस्टिक कोई ऐसी वैसी लिपस्टिक नहीं है। ये औरतें जो ये लिपस्टिक लगाकर यहाँ पर आई हैं, इस गोरे चिट्टे फेस पर ये जो इनके रसभरी और अनार जैसे जो ये लिप्स हो रखे हैं, इसके पीछे रीज़न होता है बरमतुरी का पेड़। इससे ये लिपस्टिक पाउडर अपना तैयार करती हैं और वो लगाती हैं। अगर मैं गूगल पे जाऊँ तो एक चीज़ आएगा। हाँ, द स्मॉल ट्विग ऑफ दिस प्लांट इज यूज एज लिपस्टिक बाय असामीज गर्ल्स एंड वुमेन इन द पास्ट ड्यूरिंग बिहू, बिहू फेस्टिवल के टाइम पर। ठीक है, तो यहां से आता है इनका ये लिप शेड। ये ओके। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।